तो चलिए दोस्तों, मैं एस के गुप्ता आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का जो कहानी है जिसका नाम है 20 का दांत, उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कि एक बार देखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। यह दावा है कि अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देख ले रहे हैं तो शायद इसमें का एक भी क्वेश्चन आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा, और केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं, सब्जेक्टिव भी आपको लगभग लगभग पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो इस कहानी में कुछ मुख्य पात्र हैं जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, और चलिए एक एक करके देखते हुए कहानी के हिसाब से ही हम लोग समझेंगे। इसमें दो परिवार है, एक है धनी परिवार और दूसरा है गरीब परिवार। जो धनी हैं उनका नाम आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। जो धनी है वो है सेन साहब, और जो गरीब है वो है गिरिधर। जो धनी है वो कौन है? सेन साहब हैं, और जो गरीब है उसका नाम गिरिधर है। अब चलिए इस कहानी को समझते हैं। इस कहानी को हम लोग एक एक पार्ट को ध्यान से समझेंगे और इस तरह समझेंगे कि ताकि कभी मिस्टेक होने का डर भी ना रहे, और अगर आप क्लास 10th में हैं तो फिर हिंदी दोबारा याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और सारी बातें आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। कहानी में सबसे पहला जो पात्र हैं वो है सेन साहब। चलिए सेन साहब के बारे में जान लेते हैं। सेन साहब जो हैं एक धनी व्यक्ति हैं, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि धनी व्यक्ति के मन में बहुत सारा घमंड रहता है, वैसे ही सेन साहब के मन में घमंड भरा हुआ है, और यह धनी के घमंड में है। और यह कहानी जो है मध्यम वर्गीय परिवार की है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार के सोचों को भी उजागर किया गया है। तो इस धनी सेन साहब जो हैं इनकी 5 बेटियां हैं। इनकी कितनी बेटियां हैं? 5 बेटियां हैं। एक का नाम है आलो, दूसरा का नाम है शेफाली, तीसरा का नाम है आरती, चौथा का नाम है रजनी, और पांचवा का नाम है सीमा। तो क्वेश्चन पूछता है कि पांचों बेटी का नाम क्या है? तो आलो, शेफाली, आरती, रजनी और सीमा। सेन साहब के पास एक कार है जो काली कलर की है, और कार का नाम है एक्सट्रीमल एंड। सेन साहब के पास किस कलर की कार है? तो काली कलर की कार है, और उस कार का नाम क्या है? एक्सट्रीमल एंड है। तो सेन साहब की उम्र काफ़ी निकल चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पाठ पढ़े होंगे तो यहाँ पता होगा आप लोगों को कि सेन साहब की उम्र काफ़ी निकल चुकी है। उस समय उनको संतान प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ठीक उसी समय उनके घर में एक बेटा का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया है कासू। जिसका नाम रखा गया है कासू। लेकिन ये बात बहुत रोचक है कि आखिर जब उसका नाम कासू रखा गया है तो फिर क्यों इसको खोखा कहा जाता है? यह बात सोचने वाली है। तो इसी को हम लोग समझते हैं कि आखिर कासू खोखा क्यों कहा गया। और 5 बेटियां क्या हैं? तो 5 बेटी जो हैं इनके घर में बहुत सारे नियम कानून लगाए गए हैं उस 5 बेटियों के लिए। यहाँ तक कि उसके हंसने, बैठने, खेलने, कूदने, उठने, बैठने, हर चीज़ में नियम कानून लगाया गया है। और गलती से भी अगर एक भी नियम कानून टूटता है तो उनको डांट पड़ती है और मार पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि सेन साहब के परिवार में पूरी तरह से नियम और कानून बनाए हुए हैं। वो भी किसके लिए? तो वो बना हुआ है इन लड़कियों के लिए, जिसका नाम क्या है? आलो, शेफाली, आरती, रजनी और सीमा। तो इन 5 के लिए बहुत सारे नियम कानून बने हुए हैं। लेकिन जब खोखा का जन्म होता है, इस कासू का जन्म होता है, तब इसके लिए उस परिवार में कोई भी नियम कानून लागू नहीं है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं किसी भी घर में अगर अंतिम समय में कोई पुत्र पैदा होता है तो उसके लिए सारे नियम कानून बेकार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस कासू के लिए भी घर में के सारे नियम कानून जो हैं वो क्या हैं? बेकार हो चुके हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको खोखा भी कहा गया है। नियम कानून को नहीं मान रहा है इसलिए इसको खोखा भी कहा गया है। पहला ऑप्शन तो ये हुआ कि घर के सारे नियम कानून इसके लिए अपवाद थे, इसलिए इसको खोखा कहा गया है। इसका दूसरा अर्थ भी है खोखा के बारे में। खोखा के बारे में दूसरा अर्थ ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि खोखा का जन्म कब हुआ था? जब उसके माता पिता की उम्र लगभग ढल चुकी थी। तो जब माता पिता की उम्र लगभग ढल चुकी हो, उनके जीवन में कुछ बचा हुआ ना हो अपने पुत्र को करने के लिए या फिर अपने पुत्र को देने के लिए, तो उसका जीवन एक खोखला हो चुका है। इसीलिए कासू का जन्म जब होता है तो उसको खोखा कह के यहाँ संबोधित किया गया है। ये हुआ इसकी कहानी। फिर आगे बढ़ते हैं। एक दिन की बात है कि
कासू के लिए, कासू को पढ़ने में रुचि तो नहीं है, लेकिन खुरापाती काम करने में काफ़ी रुचि है। और इस खुरापाती काम को करते हुए देखकर जो सेन साहब हैं, यह सोच रहे हैं कि मेरा बेटा जो है यह इंजीनियर बनेगा, और मन में इंजीनियर बनाने के सपना देखे हुए हैं। और उसी इंजीनियर बनाने के सपना के कारण वो कासू के लिए बचपन में ही कारखाने से बढ़ई मिस्त्री को बुलाते हैं। और कारखाने से बढ़ई मिस्त्री को इसलिए बुलाते हैं ताकि मेरा बेटा जो है खोखा या कासू, वह बढ़ई मिस्त्री के साथ साथ कुछ ठोक पीट करेगा तो उसकी जो उंगलियां हैं वह औजारों से वाकिफ़ हो जाएगी, और जब वो इंजीनियर बनने के रास्ते पे आगे बढ़ेगा तो उसे ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सेन साहब की एक पर्सनल सोच है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि सेन साहब की कार किस कलर की थी, तो काली कलर की थी। सेन साहब के कार का नाम क्या था, तो सेन साहब के कार का नाम था स्ट्रीमल इंड। इतना क्लियर है। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। एक दिन की बात है कि सेन साहब के घर पे कुछ दोस्त आते हैं। उस दोस्त में एक दोस्त का मैंने नाम लिखा हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है, पत्रकार महोदय। जब पत्रकार महोदय आते हैं तो पत्रकार महोदय से बातचीत चलती है, तो इसी बीच में सेन साहब अपने पुत्र की बड़ाई करते हुए बोल पड़ते हैं कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। ठीक उसी समय क्या होता है कि सेन साहब के घर पे जो मित्र आए हुए हैं, उस समय देखा जाता है क्या कि खोखा जो है अर्थात कासू जो है वो गाड़ियों के हेडलाइट की तरफ झांक रहा है, गाड़ी को चारों तरफ से एकदम बहुत बारीकी से निहार रहा है। तो इसको दिखाते हुए सेन साहब कहते हैं कि देखिए मेरे बेटे को, इसमें अभी से ही इंजीनियर बनने के सारे गुण मौजूद हैं, और यह देखिए कितनी ध्यान से इस गाड़ी को देख रहा है। इतना तो काम स्टॉप हो गया, गाड़ी को देख रहा है। अब खोखा जो है ये कासू, ये खेलते हुए क्या कर रहा है कि गाड़ी का हेडलाइट तोड़ दे रहा है, गाड़ी का हेडलाइट तोड़ दे रहा है। अब जब गाड़ी का हेडलाइट तोड़ दे रहा है तो ये बात किसी को पता नहीं है। कोई एक और दोस्त हैं, उनके गाड़ी का मतलब हवा निकाल दिया है, टायर पंचर कर दिया है। तो अब क्या होता है कि इस बात मतलब जब बार बार सेन साहब अपने पुत्र की बड़ाई करते हैं तो पत्रकार महोदय से देखा नहीं जाता है, और यह कमेंट करते हैं, ताना मारते हैं कि मैं बस इतना ही चाहता हूं कि मेरा पुत्र जो है एक अच्छा आदमी बने, एक जेंटिलमैन बने, और इतना ही कह देते हैं। बाद में जब लोग गाड़ी के पास आते हैं तो देखते हैं कि भाई गाड़ी पंचर हो चुकी है, गाड़ी के हेडलाइट फूटा हुआ है। तो किसी तरह करके वे लोग, ड्राइवर जाता है, कुछ गाड़ी को बनवा कर लाता है, और जिनकी गाड़ियाँ अच्छी हैं वो उस गाड़ी पर बैठ के चले जाते हैं। ठीक है, ये हुई इस परिवार की कहानी अर्थात सेन साहब की पूरी कहानी। लेकिन अब आते हैं इस कहानी में एक और मोड़ आता है, वह मोड़ है गरीब गिरधर के घर के। अब देखते हैं गरीब गिरधर कौन है। गरीब गिरधर जो है सेन साहब के कंपनी में एक क्लर्क है। सेन साहब के पास एक कंपनी है, ठीक, गोदाम है, उसके क्लर्क है, और वह क्लर्क का नौकरी करके अपने जीवन बसर को पूरा करता है, क्योंकि वह गरीब है, क्योंकि वह क्या है, गरीब है। अब इस गरीब गिरधर के घर पे एक पुत्र है जिसका नाम है मदन, और सारी कहानी इसी मदन और इस खोखा के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। तो इस कहानी का नाम है मदन, कहानी में जो लड़का है। अब मदन क्या करता है, मदन एक बार की बात है कि अपने माँ के साथ कहीं से आ रहा है, तब तक देख रहा है कि ड्राइवर जो है यह काली कलर के कार को पोंछ रहा है। जैसे कि बच्चों का नियम होता है कि वे क्या करते हैं कि कार को ध्यान से देखते हैं, उसे छूने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही मदन ये क्या करता है, काली कलर के कार को छूता है, तो कार को छूने के बाद क्या होता है, ड्राइवर को गुस्सा आता है, और ड्राइवर क्या करता है, मदन को हाथ झटकार कर वीक देता है, मदन को गिरा देता है, मदन को चोट लग जाती है। तो मदन छोटा बच्चा है, और ये क्या करता है कि ड्राइवर से उलझ जाता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। ड्राइवर से उलझ जाता है, झाड़ा करने पर उतर जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, जिद कर बैठा। इस बात को क्या होता है कि इस बात को सेन साहब देख लेते हैं, और जब आता है गिरधर नौकरी पे तो सेन साहब कहते हैं कि देखो तुम्हारे लड़के ने ऐसे ऐसे किया, और ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और बदमाश बनते हैं, चोर डाकू और बदमाश बनते हैं। इतना कहकर सेन साहब ने उसे बहुत सारी बातें बोली। इस बात को लेकर मदन जो गिरधर था वो मदन के प्रति काफ़ी क्रुद्ध हुआ, काफ़ी गुस्सा आया। वह घर गया और मदन को काफ़ी ज़ोर से पीटा, मदन को काफ़ी पीटा, क्योंकि गिरधर यह जानता था कि अगर मैं मदन को नहीं पीट रहा हूँ
और मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा तो फिर हम लोग क्या खाएंगे पिएंगे। इस बात को लेकर वो मदन को पीटा। ऐसी बातें नहीं है कि वो मदन से प्यार नहीं करता है, मदन से काफ़ी प्यार करता है एक पिता होने के नाते। अब ये बात मदन के मन में बैठ गई कि भाई गाड़ी छूने के कारण मेरी पिटाई हुई है। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है। कहानी का अंतिम मोड़ क्या है इसके बारे में देखा जाए। अब क्या होता है कि सेन साहब का जो बेटा है जिसका नाम है कासू, यह एक दिन मदन के गली में गया। यह एक दिन क्या करता है कि मदन के गली में खेलने जाता है और उस समय मदन जो है वह देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि लट्टू नचा रहा था। उस समय मदन क्या नचा रहा है, लट्टू नचा रहा है। अब मदन लट्टू नचा रहा है और खोखा गया तो खोखा का बोला कि मैं भी खेलूँगा, मैं भी खेलूँगा। लेकिन लट्टू नचा रहे मदन ने बोला कि नहीं, मैं नहीं खेलने दूंगा। मदन बोला कि मैं नहीं खेलने दूंगा। अब इस बात को लेकर जो धनी बाप का बेटा था लट्टू नचा रहा था मदन के ऊपर, अर्थात जो कासू था धनी बाप का बेटा, वो गरीब मदन के ऊपर अपना गुस्सा निकालने के व्यू से क्या किया कि मदन को पीट दिया, मदन को एक मुक्का मारा। मदन को जब एक मुक्का मारा तो मदन के जो दोस्त थे मदन के साथ में लट्टू नचा रहे थे, उन्होंने मदन का साथ नहीं दिया। वह इस बात को दिखाता है कि एक गरीब और एक धनी में झगड़ा होता है तो कोई भी गरीब गरीब का साथ नहीं देता। इस बात के माध्यम से लेखक यही दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन जब मदन को गुस्सा आता है, जब मदन देखता है कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, तो मदन जो है वो बचपन से किसी डरता तो है नहीं कि गरीब परिवार जो होता है वह काफ़ी लड़कपन में होता है और मेहनती होता है। अब मदन क्या करता है कि सेन साहब के बेटे कासू को बहुत ज़ोर से पीटता है और इस तरह उसके दो दो दांत टूट जाते हैं। यहाँ दो दांत का मतलब क्या हुआ, एक उसका घमंड का दांत था, एक जो था उसका जो था यह घमंड का दांत है और वो घमंड का दांत तो टूट ही जाता है, साथ साथ कासू के भी दांत टूट जाते हैं। और जब मदन मार कर कासू या खोखा का दांत तोड़ देता है तो कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इस तरह कर कहानी ख़त्म होती है और इसी के सहारे हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग देख लें कि आखिर सेन साहब के पक्ष में अब कुछ बातें आएंगी बखान करने के लिए उसके बारे में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब पाठ की ओर चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह पाठ के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। और नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को। कहाँ हुआ था, तो पटना के बद्दरघाट में हुआ था। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। 20 के तहत कहानी है, देखिए इतनी लंबा कहानी है। हम लोग इसको क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल यही करना है कि कहानी को पूरी तरह से अपनी भाषा में लिख देना है और लिखना है कि कहानी कैसे कैसे क्या कहा गया है। ठीक है, और उसके शीर्षक के बारे में बताना है कि शीर्षक पूर्णतः सत्य है, क्योंकि इस कहानी का शीर्षक है 20 का दांत और कहानी ख़त्म भी तब होती है जब खोखा के 20 का दांत टूट जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार में, जो सेन साहब हैं इनके परिवार में जो बच्चों के पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव किया जा रहा था उसके बारे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था। 4 नंबर क्वेश्चन है सेन दंपति खोखा में कैसे संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे तय की। 5 नंबर क्वेश्चन है लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस पर गर्व है। 5 का ख में है खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार इस सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया। ग नंबर क्वेश्चन है ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और बदमाश बनते हैं, गुंडे बनते हैं। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। 6 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई। इस सभी बातों को हम लोगों ने देखा अभी तक। अब चलिए थोड़ा पाठ के अनुसार इस सभी घटनाओं को समझ लिया जाए। पाठ क्या कह रहा है इसको देखा जाए। पाठ कह रहा है सेन साहब की, चलिए हम लोग एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कह रहा है। हम लोग कहानी को लगभग मोटे तौर पर देख लिया हम लोगों ने। कहानी में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, थोड़ी सी बातें अगर होंगी भी तो थोड़ी सी कहीं छुट्टी होंगी, उसको देख लिया जाए। कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव भी देखेंगे। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई स्ट्रीमर लैंड। ऑब्जेक्टिव बनता है सेन साहब के कार की कलर कैसी है,
काली है। और नाम क्या है उसका, तो नाम उसका स्ट्रीमल इंड है। उसका नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रीमल इंड उसका नाम है। जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए, मतलब इतनी काली है कि उसको तुलना कोयल से की गई है। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सेन साहब की कार कितने की है, तो आप जानते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7,500 की है। ठीक है। अगला कह रहा है काला रंग, चमक ऐसी कि अपने मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास न फटकने पाए। यहाँ खोखा खोखी किसे कहा गया है, तो जानते हैं कि सेन साहब के जो बेटे हैं, बेटा है उसको खोखा कहा गया है, और जो बेटे उसको खोखी कहा गया है। फिर कह रहा है लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, 5-5 ठहरी, और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत है। जैसे कि मैंने बताया है कि उसमें बहुत सारे नियम कानून लगाए गए थे, वही हैं। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो, या फिर क्या क्या नहीं करना चाहिए यह सिखाया हो। वही कह रहा है कि मिस्टर और मिसेज ने उन्होंने ये सब सिखाया कि क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। इस बात पर बहुत ज़्यादा उन्हें ताकीद दी गई थी कि यहाँ पे कमेंट किया कि कठपुतली बना दिया गया है। मतलब ये कि लड़कियों को इस तरह रखा गया है नियम कानून में बांध करके, ताकि वो कोई लड़की नहीं हो, वो कठपुतली हो। फिर कह रहा है कि वे दौड़ती और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और अपने होठों पर ला सकती हैं शाम के वक्त। और चूँकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। फिर कह रहा है पर खिलखिला कर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। मतलब ये बात कि उनके ऊपर इतना दबाव दिया गया था कि वे उनकी हंसी कोई सुन भी ना सके। फिर कह रहा है कि सेन साहब के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर, एक तुम हो और एक मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अब एक फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी नहीं बनता। अब यहाँ पर हम लोग कहानी को लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं मिला। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उन्हें उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। यहाँ बताने का प्रयास किया गया कि सेन साहब की जो लड़कियाँ थी वो मोटर कार के पास फटकती भी न थी। ठीक है। लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। मैंने बताया था कि उसका जन्म तब हुआ था जब उनके माता पिता की बुढ़ापा आ चुकी थी। यही नहीं, मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार नहीं हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, ध्यान सुनिएगा। खोखा का आविर्भाव तब जाकर होता जब उसकी उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। यह अस्वाभाविक ही नहीं था, वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से ही हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बताने का प्रयास किया गया है कि अगर गाड़ी को किसी से खतरा है तो कोई और नहीं, वो कौन है, खोखा है। ठीक है। यही है कि खोखा का नाम खोखा क्यों रखा गया, खोखा किन मामलों में अपवाद था। इसका आंसर आप लोग को यहाँ पर मिल गया। इसका आंसर मैं वीडियो में दे भी दूंगा अलग से, अगले वीडियो में। अगला देखते हैं। कह रहा है क्या कि ऐसी बात थी, यहाँ से कहा गया है ऐसी बात थी कि सीमा रजनी आलू से फाली यार। देखिए यहाँ पांचों का नाम बताई हुई है कि ऐसी बात थी इन पांचों के लिए कि घर के लिए अलग अलग नियम कानून थे, दूसरी तरह की शिक्षा, और खोखा के लिए दूसरी तरह की शिक्षा। इनके पालन पोषण में भी भेदभाव किया जा रहा है। इन लोगों के लिए अलग ढंग की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हुई है, और खोखा के लिए अलग ढंग की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हुई है। इस तरह कहा गया है कि इन दोनों में जो पालन पोषण किया गया है उसमें भी अपवाद है, उसमें भी कुछ मतलब दिखावट है या अलगाव है। अब देखते हैं दूसरे पार्ट की तरफ क्या कह रहा है दूसरा पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। हम फिर वहीं मतलब जहाँ भी ज़रूरत क्वेश्चन मिलेगा वहाँ आप लोग इन्फॉर्म करते चलेंगे हम। सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर बनना है, और अभी उसे उसमें लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसीलिए ट्रेनिंग भी उससे वैसी ही दी जा रही थी। यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछता है खोखा के पिताजी खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि अक्सर ऐसा कह रहा है क्या कि बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार इस सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। मैंने बताया था कहानी में शुरू में ही कि सब दोस्त आते हैं तो चर्चा निकलती है कि किसका बेटा क्या बनेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे। कह रहा है कि कहते हैं कि मैं अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करूँगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ा सा समय दिया जाए क्योंकि लाइट कट चुकी है। 1 मिनट फ्रेंड्स, हाँ चलिए, अब लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि हाँ, दूरदर्शी से फरमाते हैं वह तो यहाँ से कहा गया अपने को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे, अपने लड़के को ट्रेन करेंगे। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरफ बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव बनता है कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। फिर कहता है, अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि उसे किडेनगार्डन भेज दो, लेकिन मैंने भी इंतजाम किया है कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक-पीट करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी औजारों से वाकिफ़ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। अब यहाँ पे फिर कह रहा है कि सेन साहब कहते हैं कि मेरा बेटा 5 साल का हो गया और लोग कह रहे हैं कि उसे प्राइवेट स्कूल में भेज दो, किडेनगार्डन भेज दो। क्वेश्चन पूछता है कि सेन साहब के बेटे को लोग कहाँ भेजने के लिए कह रहे थे, तो किडेनगार्डन भेजने के लिए कह रहे थे। लेकिन सेन साहब कहते हैं कि हिंदुस्तानी लोग, देखिए हिंदुस्तानी पर कमेंट भी किया गया है कि हिंदुस्तानी लोग यह भी नहीं समझते कि किडेनगार्डन स्कूल में कुछ पढ़ाई होती नहीं है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि अपने कारखाने से बढ़ई मिस्त्री को बुलाया है ताकि उनका पुत्र जो है वह कुछ ठोक पीट करे। फिर कह रहा है, एक दिन वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत से अखबार नवीस थे और सेनों ने दूर के रिश्तेदार भी थे। उन साथ होने उनका लड़का भी था और खोखा से भी छोटा पर समझदार होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर इसकी कुछ तारीफ़ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, देखिए यहाँ पे पत्रकार महोदय से पूछा गया, उनके बच्चा की कुछ अच्छाई देखी गई तो पत्रकार महोदय से पूछा गया कि आपका बच्चा स्कूल जाता है। तो इसके पहले कि पत्रकार महोदय बोले, वहाँ पर सेन साहब बीच में ही बोल पड़ते हैं कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। उन्हें खोखा के बारे में कहा कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बातें दोहराते थकते नहीं हैं। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। यहाँ पत्रकार महोदय ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सेन साहब पर एक बहुत कटाक्ष भी मारा कि मैं बस चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बन जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या, तभी बाहर शोरगुल, 1 मिनट थोड़ा सोचा कर दिया, हाँ, कह रहा है क्या कि तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। सेन साहब का सफ़र एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास 5-6 साल का बच्चा था। वह रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपट रहा था। फिर कहा गया है, सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। अगर गाड़ी गंदी हो जाती तो मैंने मना किया। लगा कहने जा तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खाम मुझसे उलझ गई है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठ को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि सोफर कौन था। तो जैसे कि आपने कहानी में देखा कि सोफर कौन है, तो सोफर जो है वह सेन साहब का ड्राइवर है। फिर कह रहा है कि माँ अपने बच्चों के साथ घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। अब बताइए, जब ड्राइवर सोफर ने जब मदन को झटकारा था तो मदन गिर गया था
और उसके घुटनों से खून निकल रहा था। तो उसकी माँ जो थी वह उसके घुटनों से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे, यहाँ बताया गया है कि सेन वो गिरधर कौन था, तो किरानी था। यहाँ बताया गया है कि गिरधर कौन था, एक किरानी था। मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखो देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसे कल पुर्जे में इस कभी से इतनी रुचि है, क्या बताऊं। देखिए यहाँ आपने देखा कि सेन साहब अपने बेटे को हुई गलतियों को भी उसमें अच्छाई देखते हैं और बच्चों की बड़ाई करते हैं। फिर कह रहा है कि सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रख कर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चल देते हैं। उन्होंने अपने मित्र की भाव भंगिमा नहीं देखी, नहीं देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें भी सखी था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े ही कि फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक अगले चक्के पर गई। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ चुका था। मैंने बताया था कहानी के शुरू में कि खोखा जो था उनके टायर का हवा भी निकाल चुका था एक आदमी का। फिर कह रहा है पंप लगाकर हवा भर, सेन साहब कह रहे हैं ड्राइवर से कि जाओ पंप लगाकर हवा भर दो और कुर्सियाँ भी ले लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। यहाँ बताया गया कि सब काम किसने किया, तो कासू ने किया था। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। यहाँ पर मुखर्जी साहब थे पत्रकार महोदय के साथ निकल के गए कि उनकी गाड़ी में कुछ हुआ नहीं था। सेन साहब और मिस्टर सिंह की कुर्सियाँ लॉन में बैठकर बातें कर रहे थे। बातों जान ही ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देख कर तो साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह के दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप्स नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। कहा गया कि जब तक मिस्टर सिंह वहाँ रुके हुए थे तब तक सेन साहब बिना मतलब की बातें करते जा रहे थे। फिर कहा गया कि सेन साहब, अब यहाँ शुरू करते हैं। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन का पिता गिरधर लाल को और उनके फैक्ट्री में किरानी था, आहते में एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने के लिए हुक्म दिया। कह रहा है कि सेन साहब जो बेरा था उसको बोले कि जाओ मदन के पिता को बुला लाओ। गिरधर लाल जो किरानी था और कहाँ रहता था, आउट हाउस में रहता था, बुला लाने के लिए बोला। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया जैसे खून का जुर्म में कैदी हो, जज के सामने हो। सेन साहब ने ठंडी बिलौस आवाज़ में कहना शुरू किया। देखिए सेन साहब क्या कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं अगले पेज में। कहानी थोड़ा लंबा है फ्रेंड्स, शायद हाँ अब ख़त्म हो जाएगी, 5 मिनट और शायद चलेगा कहानी। मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया और वह अलग मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। यहाँ पर सेन साहब उसके पिता को चढ़ा रहे हैं कि गाड़ी को गंदा कर रहा था और जब ड्राइवर ने मना किया तो उसको मारने के लिए दौड़ा। मारने के लिए कौन दौड़ा, तो कहा गया किसके बारे में, ये सब कहा गया है मदन के बारे में। वही लड़का जो मैंने बताया था शुरू में कि गाड़ी को छू रहा था, तो क्या हुआ, गाड़ी को छू रहा था तो ड्राइवर ने धक्का दे दिया और वह गिर गया। तो ड्राइवर से लड़ रहा था कि तुमने मुझे मारा क्यों। और इसी बात को लेकर जो सेन साहब हैं वह उसके पिता को चढ़ा बढ़ा रहे हैं, उसको पिटवाने के लिए या फिर डांट खिलवाने के लिए। और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है कि हाँ, कह रहा है कि उसको झपट रहा था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और गुंडे बनते हैं। यहाँ कहा गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और गुंडे बनते हैं। गिरधर कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई जो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो।
सेन साहब ने उसके पिता को डांट कर वहाँ से हटा दिया। उस रात गिरधर लाल ने के क्वार्टर से आते हुए मदन ने के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी पर बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीबी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दावा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त को खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यहाँ पर कहा गया है। फिर कहा गया है कि अब यहाँ का हुआ कि जब गिरधर यहाँ से गया अपने बेटा को पीट रहा था तो उस जब जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, तो उसकी आवाज़ जो थी सेन साहब के घर में पहुँच रही थी। तो सेन साहब को सुनकर अच्छा लगा। फिर आगे बढ़ते हैं। माता अब आता है क्या कि सेन साहब की पत्नी की नींद उचट गई। सेन साहब की पत्नी क्या कहती है सुनिएगा। माता सेन की नींद उचट गई थी और उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियाँ सेनों के शयनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। फिर आगे बढ़ते हैं। उसकी माँ ने भी मदन को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आहते की बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल से, देखिए यहाँ पे कहानी फिर मोड़ ले रही है। खोखा धूल में मदन पड़ोसियों के साथ आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। क्वेश्चन पूछता है कि मदन क्या कर रहा था, तो लट्टू नचा रहा था। लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई हंस कौवों के जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि हंस जो है वो सेन साहब का बेटा खोखा है और कौवा जो है वो गरीब गिरधर का बेटा मदन है। और कहा गया है कि बचपना जो होता है वह किसी भेदभाव को नहीं जानता, गरीब अमीर को नहीं जानता, इसीलिए खोखा जो था वो मदन के ग्रुप में खेलने के लिए लग गया था। फिर कहा गया है, अब क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से। मदन से कहता है, कौन कहता है, खोखा कहता है, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात मंजूर नहीं हो सकी। दूसरे ने कहा कि चलो उसको ले लेते हैं, साथ खिलाते हैं, लेकिन मदन को यह बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि मदन उन्हीं के कारण पिटाया हुआ था। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू नचाने वाला। मैं बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। उसने कहा कि तेरे पास लट्टू है, जा अपने बाबा के मोटर पर बैठ। अब इसी बात को देख कर क्या हुआ कि खोखा जो था उसे गुस्सा आ गया। कहा गया है कि कासू तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसीलिए खोखा ने आओ देखा न ताओ और मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मदन क्या नचा रहा था, लट्टू नचा रहा था। अब वो क्या कर रहा है कि जब मदन बोला कि ना तुमको हम नहीं खिलाएंगे, तो खोखा ने क्या किया कि मदन को एक घूसा मार दिया। फिर आगे बढ़ता है कि सेन साहब ने क्या कहा था चोर डाकू और गुंडा। तो उसी बात को यहाँ लिखा कह रहे हैं कि चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अब यहाँ देखिए कितना अच्छा इन्होंने तुलना किया है कि यह लड़ाई हड्डी और मांस की थी। हड्डी का मतलब हुआ कि यह लड़ाई जो थी गरीब गिरधर के बेटा जो परेशानियों में पला बड़ा था, और मांस मतलब खोखा था। और फिर यह लड़ाई गली के पिल्ले और कुत्ते की थी। बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते। बंगले के पिल्ले जिनको बस बंगले में ही भौंकने की आदत है, और गली के कुत्ते जो होते हैं गली के आसपास भौंकते रहते हैं। तो बंगले कुत्ते को कोई भी मतलब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन गली के कुत्ते को हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आती रहती है, इसीलिए वो परेशानियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। फिर कहा गया है, अब कहानी ख़त्म होती है यहाँ पर। आहते में ही लड़ाई हुई रहती थी और कासू शेर हो जाता। कहा गया कि वहाँ दूसरे जगह होता तो कासू शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान बचाकर भाग निकला। महल और झोंपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर देखिए, यहाँ पे फिर कमेंट किया जा रहा है
कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर तब जब दूसरा झोपड़ी वाला महल वाला के खिलाफ महल वाले जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों में इतनी अकल कहाँ, उन्होंने न तो दुर्भाग्य दुर्दमनीय लीडर की मदद की और न ही कहा गया है कि उन्होंने किसी की मदद नहीं की और ना ही किसी से अलग रहा। लेकिन एक बात दिखाई देता है, यहाँ पे लेखक ने कहना चाहा है कि जब भी गरीब और धनी में लड़ाई होती है तो कोई भी गरीब गरीब का साथ नहीं देता, ठीक है, जिसे और वो मन ही मन अमीर के पक्ष में रहता है। तो कहा गया कि कोई गरीब तभी हारता है जब कोई गरीब गरीब का साथ नहीं देता और अमीर का साथ देता है। लेकिन इस कहानी में एक और बात दिखाया गया जो कि हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पर गरीब गरीब का साथ भी नहीं दिया है और अमीर का साथ भी नहीं दिया है। इसीलिए क्या हुआ है कि गरीब जीत गया और अमीर हार गया है। फिर कहा गया कि मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, डर था तो यह कि आज मार और दिनों से बुरी होगी, क्योंकि उसको याद था कि एक बार मैंने केवल गाड़ी छू दी थी तो मेरी इतनी पिटाई हुई थी, लेकिन आज तो मैंने सेन साहब के बेटे को मारा है तो आज मेरी और पिटाई होगी, इसलिए वो डर रहा था। उपाय ही क्या था, वह पहले रसोइयों के घर में घुसा। माँ नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बात सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबूजी झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो। सेन साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस में आकर ले लेना। यहाँ पे कहा गया है कि जब मार दिया तो वो घर में खाना खाकर गया कि पिटाना तो है ही। वो अपने माँ पापा के बातों को सुन रहा था, तो पता चला कि सेन साहब ने कहा है कि अपना पैसा आकर ले जाना और मेरा मकान छोड़ देना। मदन के काम कहा गया कि मदन के काम की कोई बात नहीं हो, मदन क्या समझे क्या बातें हो रही है। वहीं कहा गया मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश करता। वह दबे पांव बरामदे की चारपाई की ओर सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया और लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर आया। मदन की अम्मी भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने को तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता का हाथों पीटता रहता था, बहुत पीटने पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ। अब यहाँ कहा गया है कि मदन जो था वो समझ गया आज मेरी पिटाई होने वाली है तो चुपचाप खड़ा हो गया। फिर कहता है क्या कि निसहाय, कहा गया है कि गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराज़गी के बादल हट गए। उसने लपक कर मदन के हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब प्यार किया था इस तरह से, अगर किया भी तो गिरधर लाल की उसी बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखे के दो दो दांत तोड़ डाले। हा हा, यहाँ हंसी आती है। इस कहानी से एक बात तो स्पष्ट होती है कि जब मदन ने दांत तोड़ दिया तो गिरधर समझ गया। गिरधर बोला कि देख बेटा, गिरधर अपने बेटे को पीटने की जगह पर प्यार करता है और बोलता है कि एक मैं था, कुछ सारी बातों को चुपचाप सहता आ रहा था और एक मेरा बेटा है जो अपने अपमान का बदला इतना जल्दी ले लिया। यहाँ पे मदन के पिता को जो है गिरधर को अपने नौकरी छूटने का डर नहीं है, नौकरी छूटने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन बेटा ने बदला ले लिया, यह उसके लिए खुशी की बात है। तो फ्रेंड्स, इस तरह करके चैप्टर ख़त्म होता है। और चैप्टर कैसा लगा, अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखें ज़रूर बताएं। और अगले वीडियो में हम आप लोगों को शेयर करेंगे इसका जो क्वेश्चन आंसर है, सभी का क्वेश्चन आंसर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।